यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवाल। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमान आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं, जो गरीब के स्कूल में नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और सीधा लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी, विपक्ष के नेता श्रीमान विजय जी, श्रीमान साहनी जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, और आज ये रैली नहीं रेला दिख रहा है, उसमें आए हुए सभी प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एडवांस में ही समग्र बिहार की जनता को छठ महापर्व का बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। अभी ही छठ का उत्साह दिखने को मिल रहा है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। मित्रों, मैं यहां स्थित बाबा गरीबनाथ और खगेश्वरनाथ मंदिर में विराजमान भगवान शिव को चरण में वंदना कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, ये भूमि खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी, पंडित सहदेव झा जैसे क्रांतिकारियों की भूमि है। ये तीनों क्रांतिकारियों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज मैं जब उत्तर बिहार में आया हूं तब लगभग पूरे बिहार के सभी अंचल का मेरा दौरा आज समाप्त हो रहा है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अभी G20 हुआ और G20 में दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने
सर्वसहमति से स्वीकार कर कर मोदी जी का सम्मान करने का काम किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और बायोफ्यूल अलायंस को सफलता मिली और मोदी जी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर, राजघाट पर श्रद्धांजलि दिलाकर समग्र देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब ये पलटू बाबू को कहने आया हूं, आपने बिहार की जनता का जनादेश का द्रोह किया है, परंतु मोदी जी ने 9 साल में इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ बिहार वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये आरजेडी और जदयू धारा 370 हटाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। लालू जी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक पर बैन किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों को सीधा करने का काम किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाने का काम किया, नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाने का काम किया और माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानमंडल और संसद में देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये जो इंडी अलायंस है, उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी, शर्म करो, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस वाले चाहिए या 5G देने वाले नरेंद्र मोदी चाहिए? जोर से बोलो। मित्रों, ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं। एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री छोड़ दो। इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं, तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। और अब हर रोज छटपटा रहे हैं। लालू जी से निकलना तो है, मगर रास्ता नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को गाली बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2 प्रकार के जैम है। बीजेपी सरकार का जैम है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, और बिहार सरकार का जैम है जातिवाद और परिवारवाद, अपराध और माइनॉरिटी का तुष्टीकरण। आपने मोदी जी के जैम के पास जाना है, आगे नहीं जाना है। मित्रों, अभी अभी
ये गठबंधन वालों ने बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पिछड़ा समाज के खैरखां होने की बात करी। आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। 35% से ज्यादा मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी है। लालू जी अब 10 साल तक यूपीए सरकार में थे, ओबीसी कमीशन को क्यों संवैधानिक मान्यता नहीं दी? इसका जवाब बिहार के पिछड़ा समाज को लालू यादव दे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज की सूची को राज्यों को निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार दिया है और इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआईटी में सारे पिछड़ा और ईबीसी वालों का फीस माफ किया। नीट की परीक्षा में, मेडिकल के दाखलों में ओबीसी समाज और अति पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों की वित्तीय सहायता की और डीबीटी के माध्यम से सीधा बैंक का खाते में फीस भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आज देश के 60 करोड़ गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रशस्त किया है। और ये कहते हैं इंडी अलायंस वाले, जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है लालू जी, सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनॉमिकल बैकवर्ड आया है। क्या आप घोषणा करोगे कि इंडी अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? इसकी क्या आप घोषणा करोगे? लालू जी मेरी बात का जवाब दे। मित्रों, इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण करने का काम किया है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, इसके सहित समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। इसको रोका न गया तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। मित्रों,
पूरा बिहार गैंगवॉर का अड्डा बना है। भाजपा के नेता राजेश हांसदा की गोली मारकर हत्या की और हर रोज अब अपहरण होने लगे हैं। फिर से लालू राज आ गया है। रोजगारी का 10 लाख नौकरी देने वालों लोगों ने रोजगारी की रैली पर लाठी चार्ज कर कर युवाओं को अपना असली चेहरा बताने का काम ये लालू और नीतीश ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मुजफ्फरपुर में 200 करोड़ से 100 बेड का कैंसर अस्पताल हमने बनाया। लीची को जीआई टैग मिला और डाक टिकट पर शाही लीची को स्थान देकर मुजफ्फरपुर के किसानों को पूरे देश के अंदर बाजार देने का काम मोदी जी ने किया है। हमारी सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट पर अब 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। 40 करोड़ की लागत से इंडियन टर्मिनल बिल्डिंग का काम चल रहा है और दरभंगा एम्स, गोपाल जी ठाकुर यहां भी बैठे हैं, गड्ढे में धरना कर कर दरभंगा वालों को बताने का काम किया है कि नीतीश जी ने कैसी जगह दी थी। भाई और बहनों, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, लालू जी वहां मंत्री थे, तब 10 साल में बिहार को 1,50,000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 9 साल में 6 लाख करोड़ रुपया देकर बिहार का विकास किया है। ये 6 लाख करोड़ रुपया ग्रांट इन एड एंड और डिवोल्यूशन का है। इसके अलावे भी 4.5 लाख करोड़ रुपया बिहार में कई सारे पुल, 2 नए वंदे भारत ट्रेन, 3 वंदो मेट्रो ट्रेन चलाने वाले हैं। 2584 करोड़ से 49 नए रेलवे स्टेशन, पटना का हवाई अड्डा और गया के हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर वालों, ध्यान से सुनना, 88 लाख किसानों को हर माह 6,000, हर साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी सरकार भेज रही है। 80 लाख गरीबों को, 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थी है। 1.3 करोड़ शौचालय बनाए हैं। 1.8 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख गरीबों को प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मोदी जी भेज रहे हैं। और मोदी जी ने कल ही ऐलान किया है अगले 5 साल तक ये गरीबों को और अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। 23 लाख गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ 26,000 गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे बताओ भाई, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर वालों जरा जोर से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये इंडिया अलायंस वाले लालू, नीतीश, कांग्रेस राम जन्मभूमि के मंदिर को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं तो बिहार वालों को निवेदन करने आया हूं, 22 जनवरी को 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर के मंदिरों में आरती होने वाला है। आप भी शामिल होइए,
और राम लल्ला की प्रतिष्ठा का स्वागत करिए, यही मेरा विनंती है। मुझे बताइए, आने वाले चुनाव में 2024 में बिहार के मुजफ्फरपुर से गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे और आपको बता दें हम कि सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो मोदी सरकार है, क्या कुछ प्रयास जनता के लिए किए हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ये भी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो होने वाले चुनाव हैं 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें भी उन्होंने बिहार की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को समर्थन करने की अपील की। और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने की उम्मीद जताई। This election in Mizoram 2023 is going to be the most defining state assembly election ever. In this election, we are a major force because we are going to win many seats in different pockets of the states. Because people have started having faith on BJP. The leadership of Modi ji has inspired the people of Mizoram as it has inspired the entire northeastern region and the country. वहीं छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि विकास की गति को सिर्फ भाजपा सरकार ही बनाए रख सकती है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की कांग्रेस पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और आदिवासी समाज की अनदेखी करने के आरोप लगाए। परिवारवाद की राजनीति पर उन्होंने कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र पर एक ही परिवार की फोटो है। कांग्रेस की यही नीति रही है कि एक परिवार के नाम पर ही सड़क, गली, संस्थान का नामकरण होता आया है। और मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात ये हैं कि यहाँ के परिवार अपने बेटों को सेट करने के चक्कर में मध्य प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है, लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा। यहां के 2 बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या?
और आइए सीधा चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर भूपेश बघेल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। में जमा कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख के पहले किस्त पहुंच चुकी है। 10 लाख आवास आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। लघु अनुपज की कीमत में 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो, तो इसमें 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज कराया जाएगा। पहले 5 लाख था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, अब वो 10 लाख तक के। और APL परिवार जो है केवल 50,000 तक के उसको छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया उसका किया जाएगा। दुर्घटना में इलाज छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे वो राशि कितनी भी हो, उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तीवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन व्यवसायी जो है, जिसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटरयान कर है, शास्ती है और ब्याज के कर्ज माफ़ की जाएगी। उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 300 है, अब उस 700 बढ़ा के 1000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। सभी सरकारी स्कूल बनेंगे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल। इसमें अभी तक के 753 स्कूल हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब 6000 जो शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका उन्नयन उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बने। स्व सहायता समूह के भी कर्ज माफ होंगे। महिला स्व सहायता समूह के तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए जो ऋण हैं, उसे माफ़ किए जाएंगे। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी की जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे जहाँ राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जातियाँ इन वर्गों में जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए सरकार अलग से योजना बना के उनके उत्थान और विकास के काम करेगी। ये महत्वपूर्ण है जातिगत जनगणना। युवा उद्योग व्यवसाय में ऋण है वो 50% सब्सिडी दी जाएगी। जो युवा उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक के 40% सब्सिडी दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगी। भूपेश बघेल को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद वो प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जिसमें वो जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस की सरकार यदि राज्य में बनती है तो वो क्या सुविधाएं और योजनाएं लेकर आएंगे। इसी के साथ अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से
पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजनांद गांव में जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से मिलकर आशीर्वाद लिया। की तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर उन्होंने राजनांद गांव में जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया, उनसे भेंट की और साथ ही विभिन्न जैन संतों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांद गांव में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं बस्तर में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केशकाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को स्वयं चाय बनाकर सभी को पिलाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने हाथ से चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को पिला रही हैं। ये तस्वीरें बस्तर के केशकाल की हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी और इस दौरान अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाकर चाय पिलाई। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए झूठे दावे और वादों से जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह उसके द्वारा दी गई सभी गारंटी भी पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं। राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर कहा था सभी किसानों की कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, 2 लाख का कर्जा माफ होगा। हुआ क्या? गारंटी मध्य प्रदेश में फेल। कहा था 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को ठगा, मध्य प्रदेश की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ में कहा था 3016 रुपये देंगे, गारंटी फेल, वहां पे भी। हर राज्य में इनकी गारंटियां फेल। यहां पर भी जो बाकी गारंटियां दी थी, चाहे खरीद की हो या फिर रोजगार की हो या फिर बेरोजगारी भत्ते की हो, कन्यादान देना तो दूर, जो भाजपा की सरकार का था वो भी बंद कर दिया। 51,000 रुपए का वायदा किया था, कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की तुलना करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में अत्याचार, और अत्याचार राजस्थान में ऐसा हुआ क्योंकि साथ लगता राज्य है। 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज। देश में नंबर 1 महिला अपराध राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार में। 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों बहनों को जिंदा जला दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं। कहीं पर बच्चों के सामने महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार की घटनाएं।
कहीं पति के सामने बलात्कार अपराध की घटनाएं, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में हुआ। आज लोगों की जुबान पर है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना, कांग्रेस के राजस्थान में लुट गई बहना। ये अंतर साफ नजर आता है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने गरीब वंचितों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर खास ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं पीछे सुनना चाहता हूं, पीछे से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आगे गया है कि नहीं गया है? आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, वही कल मोदी जी घोषणा करके गए हैं कि अब अगले 5 साल तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल 1 किलो दाल दिया जाएगा, ताकि कोई भूखा नहीं सोएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में भाजपा ने 15 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई है। शाहपुरा से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को टिकट मिला है। पार्टी ने किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा, वहीं सिविल लाइन से भाजपा ने नए चेहरे पर दाव लगाते हुए पत्रकार गोपाल शर्मा को टिकट दिया है। कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव में महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक नियम बनाया गया है। जारी नियम में कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में तैनात महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चे को गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियम जारी होने के साथ सेना में सभी महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टियों का अनुदान समान रूप से लागू होगा, चाहे वो अधिकारी हो या किसी भी अन्य रैंक की। रक्षा मंत्रालय का यह फैसला सशस्त्र बलों में सभी महिलाओं की समावेशी भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। नियमों के विस्तार से सशस्त्र बलों से संबंधित महिलाओं की कार्य स्थितियों में सुधार होगा और उन्हें पेशेवर और पारिवारिक जीवन में बेहतर तरीके से संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। और वहीं दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती हवा ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे सुबह के समय जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहन के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पानी के छिड़काव के लिए कई मशीनें भी तैनात की गई हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं कक्षा 6ठी से 12वीं कक्षाओं के छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प दिया गया है। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निजी इंडस्ट्री के साथ मिलकर बड़ी पहल कर रही है। इस पहल से राज्य के बाराबंकी जिले को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निजात मिली है। जिले में पराली से बायो कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्लांट के शुरू होने से किसानों की पराली से कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन होगा। इससे किसानों की आय के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत बाराबंकी जिले में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा करीब 130 करोड़ की लागत से बायो कंप्रेस्ड गैस यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें पराली, गोबर और हरे गीले कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्लांट से प्रतिदिन करीब
60 टन बायोगैस का उत्पादन होगा। बाराबंकी के कृषि उप निदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि जिले में बायो कंप्रेस्ड गैस यूनिट लगने से खेतों में पराली जलाने की समस्या से अब निजात मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्लांट द्वारा किसानों से 1900 रुपये प्रति टन के हिसाब से पराली की खरीद की जा रही है। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। जिले में अभी 2 सेंटर्स खोले गए हैं जहां करीब 2300 मीट्रिक टन पराली की खरीद भी की जा चुकी है। आने वाले समय में प्लांट द्वारा सभी ब्लॉकों में पराली क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। रिलायंस बायो एनर्जी ने सीबीजी प्लांट स्थापित किया है देवा रोड पे और उसकी लगभग क्षमता हमारी 60,000 टन जैसा उन्होंने बताया है। 2300 मेट्रिक टन के आसपास उन्होंने पराली अपने स्वयं संसाधनों से किसानों के खेतों से इकट्ठा की है। और तीसरा सेंटर वो हैदरगढ़ बना रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, जो एफपीओज हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह भी किया था, जिलाधिकारी महोदय जी के स्तर से भी इसको कहा गया था कि भाई किसान भी इसमें आए, जिससे किसानों को कम से कम एक एंटरप्रेन्योरशिप भी विकसित हो सकती है। जो एफपीओज है या बेलर वाले हैं, ये काम कर सकते हैं और इससे किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। साथ ही जो पराली जलाने की घटनाएँ हैं वो हमारी कम हो सकेंगी। हम किसानों से 1900 रुपये प्रति टन के हिसाब से पराली को खरीद कर उसमें बायोगैस प्लांट से बायोगैस बनेगी। तो हम लोगों के लिए जो भी काफ़ी राहत भरा ये कदम जो है उठाया गया है, क्योंकि हम लोगों का पराली का निस्तारण करने के लिए जो समस्या पहले आती थी अब वो नहीं आएगी इस प्लांट बायोगैस प्लांट लग जाने की वजह से। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद रहेंगे। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आज आखिरी दिन है। इस कार्यक्रम में देश सहित दुनिया भर के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में अलग अलग राज्यों और देशों के व्यंजन लोगों को लुभा रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया में फूड स्ट्रीट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा सोया से बने उत्पादों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। इस वर्ल्ड फूड इंडिया में 80 से ज्यादा लोग देशों के खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण चल रहा है। इस फूड इंडिया में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खाद्य उत्पाद देखे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। यहाँ एक से बढ़कर एक भारतीय खाद्य उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। यहाँ सोया से बने उत्पादों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों को मिल रही पहचान से प्रदर्शक भी काफी उत्साहित हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया का बहुत ही अच्छा मंच है। मोदी जी ने आके इसको इनॉग्रेट किया और पब्लिक की भरमार आ गई है। यहाँ पे जितने भी बिजनेस के जो फूड से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक आई है यहाँ पे। जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, ऑल ओवर जितनी भी कंट्री है, काफ़ी कंट्री से लोग आए हैं। हमें चांस मिला है कि थोड़े समय में हम काफ़ी सारे लोगों को टेस्ट करा देते हैं प्रोडक्ट, और वो उनको प्रोडक्ट का जायका पसंद आता है तो हमारे साथ वो जुड़ते हैं, बिजनेस डील बनती है यहाँ पे। वर्ल्ड फूड इंडिया में फूड स्ट्रीट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया है। इसमें 200 से ज्यादा शेफ भाग लेने के साथ ही पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश कर रहे हैं। यहाँ मुंबई का वड़ा पाव, बनारस का महादेव जलेबा समेत विभिन्न राज्यों के स्ट्रीट फूड का स्वाद लिया जा सकता है। वर्ल्ड फूड इंडिया में मुंबई का वड़ा पाव भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारे साथ राजा रामवीर सिंह हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राजा रामवीर महाराष्ट्र से, बम्बई से हूँ और ये हमारी पारंपरिक कला है और महाराष्ट्र का वर्ल्ड में मशहूर वड़ा पाव है। और हम जो ऐसे वड़े बनाते हैं कि 24 घंटा उसको कहीं वो वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। गरीब से लेकर गरीब, बम्बई में अमीर से लेकर गरीब तक सबके लिए एक वड़ा पाव बहुत अच्छा है और शौक से खाते लोग। बनारस के व्यंजन भी यहाँ फूड इंडिया में लोगों को लुभा रहे हैं। क्या खासियत है इनकी बात करते हैं। अभिषेक निगम हमारे साथ हैं।
क्या लेकर आए हैं अभी तक आप? नमस्कार, हम लोग बनारस से स्पेशल टमाटर चाट, महादेव जलेबा और दही बड़े और यहाँ के लिए यहाँ का स्पेशल फुल्की होता है और ये हम लोग काशी से लेके आए हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग को नेशनल लेवल पर स्ट्रीट फूड इंडिया में आने का सौभाग्य मिला। चूँकि हम लोग छोटे स्ट्रीट वेंडर हैं, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री जी ने बहुत हम लोग की हेल्प की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 10,000, 20,000 और 50,000 जैसा लोन प्रोवाइड कराया। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। हमको वेंडिंग जोन में वहाँ स्टॉल प्रोवाइड कराया गया। हमारे स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करूँगा। इस मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है, जो प्रगति मैदान पहुंचने वाले हर दर्शक का मन मोह रहे हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है। बैठक का आयोजन गुजरात में कच्छ के कच्छी लेवा पटेल समाज सरदार पटेल विद्या संकुल में किया गया है। बैठक की शुरुआत सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कारवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके की। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों तक बैंकीय सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हिमाचल में प्रधानमंत्री जनधन योजना काफी मददगार साबित हो रही है। योजना के माध्यम से खाता धारक कई वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। वित्तीय समावेश के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों व जिन लोगों की पहुंच बैंक तक नहीं है, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जीरो बैलेंस से बैंक खाता खुलवाने का अभियान चलाया गया। हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना के माध्यम से अभी तक 18 लाख लोगों के खाते खुलवाए जा चुके हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हिमाचल प्रदेश की प्रभारी कुसुम गुप्ता ने बताया कि योजना के शुरू होने के बाद सभी बैंकों ने इस अभियान को मिशन के रूप में लेते हुए लोगों को बैंकों से जोड़ने का कार्य किया है, ताकि लोगों को भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का वित्तीय लाभ सीधे खाते में मिल सके। जनधन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड 18 लाख के लगभग खाते खोले गए हैं और खाता धारकों को वित्तीय सेवाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, ये नेशनल मिशन तौर के रूप से फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए ये स्कीम जो थी वो 28 अगस्त 2014 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि सभी उन पिछड़े जितने भी लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या जिनका कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राप्त करने के लिए किसी भी बैंक में खाता नहीं है, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है जोड़ने के लिए सभी बैंकों को जो है ये निर्देश दिए गए थे कि सभी उन लोगों के यहाँ पे कैंप लगा के उन लोगों को मुख्य धारा जिसमें हमने फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर चुना है उसमें जोड़ा जाए, ताकि उन लोगों को वो सारी स्कीमों की जो बेनिफिट्स हैं वो प्राप्त हो सकें जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। कुसुम गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाता है। खाता धारकों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जा रही है। जनधन खाता धारक अन्य वित्तीय सेवाएं भी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और मुद्रा योजना शामिल है। इस स्कीम का बेनिफिट ये है कि इन खातों में हम लोग जो है ये खाता खोला जाता है, ये जीरो बैलेंस से खोला जाता है और इसमें जो है ₹1 डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है एलिजिबल अकाउंट्स में, जहां पे उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाता है। ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज पहले 1 लाख था और वो अब बढ़कर जो है वो 2 लाख हो गया है। एक और सुविधा जो है इसमें प्रदान की गई है जिसको ओडी फैसिलिटी बोलते हैं, ताकि लोग अपना जो है छोटा मोटा काम धंधा भी चला सकें। उसको 10,000 का जो है ऋण भी प्रदान किया जाता है बाय वे ऑफ ओडी फैसिलिटी। और कई तरह की और भी ये खाते एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे अटल पेंशन योजना जो है अब व्यक्ति अपना करा सकता है,
प्रधानमंत्री जो है जीवन ज्योति बीमा योजना भी इसमें वो कर सकता है, और इसी तरह से वो सुरक्षा बीमा योजना के लिए भी ये अकाउंट एलिजिबल हो जाते हैं। और जो भी मुद्रा स्कीम जो गवर्नमेंट ने लागू की है उसके माध्यम से वो ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना काफी कारगर साबित हुई है, जिसका गरीब तबके के लोग लाभ उठा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी के लिए लड़े, उन वीरों को सम्मान देने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसी कड़ी में पेश है आज उरांव समुदाय के वीर पुरुष जतरा उरांव की कहानी, जिन्होंने समाज सुधार के साथ ही आदिवासी आंदोलन को नया मार्ग दिखाया। ये रिपोर्ट देखिए। स्वाधीन रहने की छटपटाहट ने कई बार जनजातियों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद फूंकने के लिए बाध्य किया था, जिसमें अनेक वीरों ने लोगों को उनका हक दिलाने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। उन्हीं में से एक थे जतरा उरांव, जिन्होंने अंग्रेज़ों के शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आदिवासियों में नई चेतना जगाई। जतरा उरांव का जन्म तत्कालीन बिहार के गुमला जिले के चिंगरी नवाटोली में सितंबर 1888 में हुआ था। पिता कोडल उरांव और लिबरी देवी की छत्र छाया में जतरा उरांव का बचपन साधारण ढंग से बीता, लेकिन छोटी उम्र से ही अपने हम उम्र के बच्चों से इनका स्वभाव अलग था। जिस उम्र में लोग स्कूल पढ़ने जाया करते थे, तब जतरा भगत तंत्र मंत्र सीखने के लिए हेसराग गांव जाया करते थे। इसी क्रम में एक दिन पक्षी का अंडा उतारने के लिए पेड़ पर चढ़े तो अंडा फूट गया, जिसमें भ्रूण दिखाई दिया। उस दिन से उन्होंने जीव हत्या नहीं करने का संकल्प ले लिया। अप्रैल 1914 में एक दिन जब जतरा तंत्र मंत्र सीखने के क्रम में स्नान कर रहे थे तो उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बिरसा मुंडा की राह पर चलते हुए जतरा उरांव ने वैष्णव विचारधारा के तहत समाज सुधार कर आदिवासियों को कुरीतियों से बचाया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन छोड़कर सात्विक जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक और निडर जीवन शैली का सूत्रपात किया। उन्होंने लोगों को पूजा पाठ करने, गौ सेवा करने, जीव हत्या न कर सभी से प्रेम करने का उपदेश देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जतरा उरांव लोगों के बीच जतरा भगत के नाम से मशहूर हो गए और उनके पंथ का नाम टाना पड़ा और उन्हें मानने वाले लोग टाना भगत कहलाए। जतरा भगत के प्रवचनों से लोग अंग्रेजी सेना के खिलाफ एकजुट होने लगे। विरोध की शुरुआत में टाना भक्तों ने अंग्रेजों को मालगुजारी, चौकीदार टैक्स देना बंद कर दिया। उन्होंने मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया। उन्होंने लाठी डंडे से चोट तो नहीं की, लेकिन अपने साहस के दम पर मिशनरियों को आदिवासी इलाकों से बाहर कर दिया। देखते ही देखते जतरा उरांव ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। ब्रिटिश सरकार ने 1916 में जतरा भगत पर उत्तेजक विचारों के प्रचार का अभियोग लगाकर उनको और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां जतरा उरांव को बहुत प्रताड़ित किया गया। इस प्रताड़ना से जतरा उरांव कमज़ोर हो गए और जेल से बाहर आने के 2-3 महीने के अंदर ही 28 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जतरा उरांव की असमय मृत्यु से टाना भगत समुदाय बहुत दुखी हुआ। इतिहासकार के.पी. मुंडा लिखते हैं कि जतरा भगत के शहीद होने के बाद आंदोलन कुछ दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन ये वो समय था जब जतरा भगत के संदेश को उनके अनुयायियों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर इजरायल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर भी लोगों ने प्रदर्शन किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमास द्वारा गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने बंधकों की सकुशल घर वापसी की मांग की है। तेल अवीव में हजारों लोगों ने बंदियों की तस्वीरें प्रदर्शित करते हुए उन्हें रिहा करने पर जोर दिया। अमेरिका ने गाजा में एक बार फिर मानवीय युद्ध विराम की बात को दोहराया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में हो रहे हमलों में ठहराव पर अपनी सहमति जताई है, लेकिन साथ ही कहा है कि युद्ध विराम से हमास को फिर से संगठित होने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये बयान अपने गृह राज्य डिलावेयर की यात्रा के दौरान दिया। विश्व कप में आज भारत का सामना कोलकाता के ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। आज के मुकाबले में भारतीय टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वहीं अफ्रीकी टीम में तबरेज शम्सी को कोएडसे के स्थान पर टीम में शामिल किया गया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 40 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर कैच आउट हो गए। शुभमन गिल भी पेविलियन लौट गए। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।